हेलो फ्रेंड्स, इस ऑडियो लेक्चर में हम निजीकरण के विविध पहलुओं को समझेंगे। प्राइवेटाइजेशन वेरियस एस्पेक्ट्स। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सार्वजनिक मंच से कहा कि सरकार का कार्य व्यवसाय करना नहीं बल्कि जन कल्याण करना है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का आधिपत्य केवल रणनीतिक क्षेत्रों तक ही होना चाहिए, मतलब स्ट्रेटेजिकल जो एरियाज़ हैं उनमें ही सरकार को अपना आधिपत्य रखना चाहिए। गौरतलब है कि रणनीतिक क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा, परिवहन और दूरसंचार, बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज हैं, और बैंकिंग और बीमा और वित्तीय सेवाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री के इस कथन से सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है कि इससे ये पता चलता है कि सरकार निजीकरण की राह पर आगे बढ़ना चाहती है। गौरतलब है कि मोटे तौर पर किसी देश की मुख्यतः अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। जो समाजवादी होती है उसमें उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। इसके अतिरिक्त मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप सीमित तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य का अर्थव्यवस्था में अत्यल्प हस्तक्षेप होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के स्वरूप के आधार पर ही नियोजन का स्वरूप निर्धारित होता है, मतलब नियोजन का मतलब प्लानिंग का जो स्वरूप होता है वो निर्धारित होता है, जैसी हमारी इकोनॉमी होती है। भारत ने आज़ादी के पश्चात आवश्यकता अनुसार मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया है, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही होते हैं, उसको अपनाया है। हालांकि बदलते परिदृश्य में भारत ने 1991 में उदारीकरण, जिसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं, भूमंडलीकरण, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, एवं वैश्वीकरण की अवधारणा के अपनाने के बाद स्थितियां बदली हैं। विदित हो कि वर्तमान परिदृश्य में सार्वजनिक उपक्रमों के घाटे बदलती वैश्विक परिस्थितियों के कारण निजीकरण एक आवश्यकता बन गया है। वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित कुछ बड़े सार्वजनिक उपक्रम जैसे एयर इंडिया, भारत संचार निगम लिमिटेड जिसे BSNL आप लोग कहते हैं, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जिसे MTNL के नाम से जानते हैं, आदि सार्वजनिक उपक्रमों में घाटे की प्रवृत्ति, मतलब कि लॉस देखा जा रहा है। इन उपक्रमों का घाटा इनके राजस्व प्राप्ति से अधिक है, मतलब इनकी जितनी कमाई नहीं है उससे ज़्यादा इनका घाटा है। वर्ष 2019 में भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग कैग से जानते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि केंद्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की 184 कंपनियां घाटे में चल रही हैं। जो उसकी पब्लिक सेक्टर्स की 184 कंपनियां हैं वो घाटे में चल रही हैं। मार्च 2018 तक इनका कुल घाटा, जो टोटल लॉस था, वो 1,42,309 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री के निजीकरण का उद्देश्य क्या है, अब इसे हम समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ समय पूर्व एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि व्यापार राज्य का व्यवसाय नहीं है, मतलब कि जो कॉमर्शलाइजेशन है या जो ट्रेड है वो किसी स्टेट का मैटर नहीं है। इसलिए व्यापार अर्थव्यवस्था में सरकार का अत्यंत सीमित हस्तक्षेप होना चाहिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन बाजार कारकों के माध्यम से होता है, मतलब जैसा बाजार में डिमांड होती है वैसा ही अर्थव्यवस्था चलती है। भूमंडलीकरण के पश्चात इस प्रकार की अवधारणा को और तेजी से विकास हो रहा है। इसके अतिरिक्त निजीकरण के कुछ अन्य प्रमुख उद्देश्य भी हैं। क्या उद्देश्य हैं इनको हम जान लेते हैं। सरकार का कार्य है गवर्नेंस, मतलब कि शासन करना। बदलती परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि सरकार स्वयं को गैर सामरिक उद्यमों के नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन के बजाय शासन की दक्षता, मतलब कि गवर्नेंस एफिकेसी पर अपना अधिक ध्यान केंद्रित करे। इसके अतिरिक्त गैर सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यम में लगी सार्वजनिक संसाधनों की बड़ी धनराशि को समाज की प्राथमिकता में सर्वोपरि क्षेत्रों में लगाना चाहिए, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, जिसे हम पब्लिक हेल्थ कहते हैं, परिवार कल्याण,
प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन में तथा सामाजिक और आवश्यक आधारभूत संरचना। वाणिज्यिक जोखिम जिस सार्वजनिक क्षेत्र में करदाताओं का धन लगा हुआ है को ऐसे निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करना जिसके संबंध में निजी क्षेत्र आगे आने के लिए उत्सुक और योग्य है। मतलब कि जहाँ पर जोखिम ज़्यादा है वहाँ पर हम सार्वजनिक जो क्षेत्र पब्लिक जो हमारी यूटिलिटीज़ हैं उनको हम प्राइवेट में कन्वर्ट कर दें, जिससे कि करदाताओं को जो धन लगा हुआ है वो कम से कम लॉस हो। वस्तुतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बढ़ती गैर निष्पादन संपत्तियां, जिन्हें हम एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, की मात्रा, दबावग्रस्त परिसंपत्तियां, बढ़ते भ्रष्टाचार और बेहतर प्रबंधन एवं संचालन क्षमता की समस्या आदि की वजह से सरकार से बैंकों के स्वामित्व में अपनी हिस्सेदारी बेचने की बात कही जा रही है ना। क्योंकि एनपीए इतना बढ़ता जा रहा है तो सरकार कह रही है कि बैंकों का हम प्राइवेटाइजेशन करें, जिसमें उनकी एफिकेसी और उनका ऋण देने की जो एफिशिएंसी है वो अच्छी हो और ऋण को वो बाद में वसूल भी सकें। निजीकरण का अर्थ क्या है, प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है? तो निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र, मतलब कि पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर में स्थानांतरित किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि निजीकरण से आशय ऐसी औद्योगिकी इकाइयों को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किए जाने से है जो अभी तक सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में थीं। सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित आर्थिक प्रणाली का हिस्सा है। निजीकरण में सरकारी संपत्तियों की बिक्री या निजी व्यक्तियों और व्यवसायों को किसी दिए गए उद्योग में भाग लेने से रोकने वाले प्रतिबंधों को हटाना भी शामिल हो सकता है। निजीकरण के क्या लाभ होंगे, अब हम इनसे संबंधित लाभों को जान लें। सार्वजनिक उद्यमों की परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए, मतलब जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, जो पब्लिक हमारे एजेंसीज़ हैं, उनकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। उद्योगों में प्रतिस्पर्धा दक्षता विकसित करने के लिए, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। घाटे के बजट के लिए संसाधन तैयार करना। घरेलू उद्योगों के वैश्वीकरण के लिए, जो हमारे घरेलू उद्योग हैं उनका ग्लोबलाइजेशन हो सके। विदेशी पूंजी को आमंत्रित करने के लिए, मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। निर्यात प्रोत्साहन के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करना। दक्षता के साथ देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना। कंपनी देश के आर्थिक संसाधनों पर व्यापक सार्वजनिक स्वामित्व उभरने के लिए। सरकार द्वारा कल्याणकारी गतिविधियों को प्राथमिकता देना। वाणिज्यिक आधार पर सार्वजनिक उद्यम संचालित करने के लिए। सरकार को घाटे में चल रहे उद्यमों से मुक्त करने के लिए। अब निजीकरण से हानियों को हम जान लेते हैं। राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को खतरा, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन से राज्य का जो कल्याणकारी स्वरूप है उसको खतरा पहुंच सकता है, जिससे हाशिए पर खड़े वर्ग को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। विकासशील देश अत्यंत गरीब होते हैं तो वहाँ के गरीब लोगों के हितों की तिलांजलि देना कहीं से भी एक अच्छी राजनीतिक युक्ति नहीं मानी जाती है। निजीकरण की प्रक्रिया की सबसे बड़ी कठिनाई यूनियन के माध्यम से श्रमिकों की ओर से होने वाला विरोध है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे में काफ़ी इसका विरोध हो रहा है और यूनियन इसका विरोध कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए। वे बड़े पैमाने पर प्रबंधन और कार्य संस्कृति में परिवर्तन से भयभीत हैं कि उनकी क्या वर्किंग मैनेजमेंट रहेगा, कैसा रहेगा, है ना, इससे ये भयभीत हैं। उल्लेखनीय है कि निजीकरण के पश्चात कंपनियों की विशुद्ध परिसंपत्ति का प्रयोग सार्वजनिक कार्यों, जन सामान्य के लिए नहीं किया जाएगा। इन्हें ऐसा भय लगता है। निजीकरण के पश्चात धन संकेंद्रण, मतलब कि कैपिटल का एक जगह पे संकेंद्रित होना। व्यापारिक एकाधिकार की वजह से बाजार में स्वस्थ प्रतियोगिता का अभाव हो सकता है। कार्यकुशलता औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं का एकमात्र उपाय निजीकरण नहीं है। उसके लिए तो समुचित आर्थिक वातावरण और कार्य संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन होना आवश्यक है। किन किन क्षेत्रों का होगा निजीकरण, इससे संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने निजीकरण हेतु 18
18 क्षेत्रों की पहचान की है, जिसमें बैंकिंग, बीमा, इस्पात, उर्वरक, पेट्रोलियम और रक्षा उपकरण आदि क्षेत्र हैं। मतलब कि बैंकों का, बीमा मतलब इंश्योरेंस का, इस्पात मतलब स्टील इंडस्ट्री का, उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर्स के उद्योगों का, पेट्रोलियम और रक्षा उपकरणों आदि के क्षेत्रों की निजीकरण की बात कही है। गौरतलब है कि इन 18 क्षेत्रों को 3 व्यापक खंडों में विभाजित किया गया है: खनन और पर्यवेक्षण, विनिर्माण मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग, प्रसंस्करण एवं निर्माण मतलब कि प्रोसेसिंग, और सेवा क्षेत्र मतलब कि सर्विस एरिया। खनन और पर्यावरण खंड में कोयला, कच्चा तेल एवं गैस और खनिज और धातु आदि क्षेत्रों में सरकार सीमित उपस्थिति बनाए रखेगी। इसी तरह विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण क्षेत्र में सरकार जिन क्षेत्रों में असीमित उपस्थिति बनाए रखेगी वे हैं रक्षा उपकरण, इस्पात, पेट्रोलियम, रिफाइनरी एवं मार्केटिंग, उर्वरक, बिजली उत्पादन, परमाणु ऊर्जा और जहाज निर्माण। मतलब कि इन सभी क्षेत्रों में सरकार अपनी उपस्थिति बनाए रखेगी। सेवा क्षेत्र खंड में चिन्हित क्षेत्र, जो सर्विस सेक्टर है उसमें कौन कौन से चिन्हित क्षेत्र हैं जिनको वो प्राइवेटाइज करना चाह रही है, तो वो है पावर ट्रांसमिशन, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे यहाँ 4 यूनिट बिजली जनरेट होती है तो उसमें से 3 यूनिट वो केवल ट्रांसमिशन में ही खर्च हो जाती है ना। तो पावर ट्रांसमिशन में प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। अंतरिक्ष, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जैसा कि अभी आपने देखा ही है कि लखनऊ का अमौसी एयरपोर्ट व कई एयरपोर्टों को प्राइवेटाइज किया गया है। बंदरगाहों को, जो पोर्ट्स हैं, राजमार्ग, नेशनल हाईवेज़ को, गोदामों का विकास, जो हमारे वेयर हाउसेस हैं, और संचालन और गैस ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स, रणनीतिक क्षेत्रों और उप क्षेत्रों से जुड़ा तकनीकी परामर्श, जो हमारा टेक्निकल कंसल्टेशन है, और अनुबंध और निर्माण, बुनियादी ढांचों के लिए वित्तीय सेवाएं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनका, निर्यात, ऋण गारंटी, ऊर्जा और आवास क्षेत्र, दूरसंचार और आईटी मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ और टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग और बीमा से संबंधित सेवाएं, इन सभी क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है प्राइवेटाइजेशन के लिए। तो इस ऑडियो लेक्चर में हमने भारत सरकार द्वारा प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या पहल और क्या कदम उठाए गए हैं और क्या सरकार की सोच है, इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं को देखा है। इससे संबंधित लाभ और इससे संबंधित हानियों को भी हमने चर्चा की है। अतः धन्यवाद।